तो दोस्तों आज हो गया 13 नवंबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान संपन्न हो गया है। समाचार एएनसी ANI ने निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 73.23% मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सूबे में हुए बम्पर मतदान से एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या इस बार भी हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत यहाँ कायम रहेगी या दशकों से कायम ये मिथ टूट जाएगी। आपको बता दें कि सूबे में काबिज भाजपा के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की जुगत में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है वे ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2022 के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ अच्छे लोग भाजपा में शामिल होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी कटाक्ष कर रहे थे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को पहले रखे, न कि परिवार को। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 117 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। एक दिन पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव के लिए 134 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों पर निर्णय लिया गया है। यूपी के शहरों में डेंगू कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,692 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 की मौत हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तरह प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल क्रियाशील करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दलितों को बसपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब सपा भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। आपको बता दें कि दलित वोटरों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम करने वाली है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में मनोज कुशवाहा लड़ेंगे। इसकी घोषणा महागठबंधन के सभी 7 दलों के नेताओं ने शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। आपको बता दें कि निवर्तमान राजद विधायक अनिल सहनी के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को वहां मतदान होना है। दिल्ली MCD चुनाव के लिए सऊद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ मिलाया है। MIM और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों ने ये ऐलान किया है। मुस्लिम और दलित बहुल वार्डों में ये दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। MIM जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं ASP 32 वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार शिवसेना सांसद गजानन उद्धव केम का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिए हैं। इस तरह अब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाला साहब की शिवसेना का हिस्सा हो गए हैं। आपको बता दें कि वैसे गजानन का यूं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना चौंकाने वाला नहीं है। वो पहले ही कहते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आखिर उनकी मैनपुरी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। अब इसका जवाब मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिम्पल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव को मैनपुरी से उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के फेर में और नहीं फंसने वाले हैं और अपने हिसाब से ही फैसले लेंगे, भले ही बीजेपी कितने ही आरोप क्यों न लगा ले। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजू खाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से शिवलिंग मिला था।
इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आरक्षण की ऊपरी सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने का एक विधेयक विधानसभा से पारित करा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कवायद ऐसे वक्त में की है जब अवैध खनन मामले में वो ईडी के निशाने पर है और उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का किया हुआ वादा था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 134 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद लिस्ट की घोषणा की है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची में 60 से अधिक महिलाएं हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। अमेठी में 384 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाला मामले में स्मृति ईरानी सख्त डीएम से मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में NH56 से जुड़े 2 बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए मुआवजा वितरण की धांधली के मामले में नया ट्विस्ट आया है। केंद्र मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने डीएम से मामले में वार्ता कर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक और मामले में शुक्रवार को कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होकर एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को करेगी। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बसपा गठबंधन के टिकट पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के खिलाफ शहजाद नगर थाने में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके कार्यकाल में थोक में शिक्षकों की भर्ती हुई है और आगे भी बहाली होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाते हैं उनको नौकरी से निकाला भी जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कहा है कि जो नहीं पढ़ाते हैं उनको बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में MIM के अध्यक्ष और 3 अवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले दोनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं जिसमें इस मामले में आरोपियों को जमानत दी गई थी। केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पिनराई विजयन की अगुवाई वाली सरकार ने गुरुवार को नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव पेश किया है। यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और गवर्नर खान के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गए थे। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद गवर्नर खान यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रह सकेंगे। आजम खान की याचिका खारिज होते ही रामपुर के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी। जी आपको बता दें कि नफरती बोल पर 3 साल की सजा पाने वाले सपा नेता मोहम्मद आजम खान को MP MLA सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया है।